बावनकुले साहब हो, संजय राउत साहब हो, संजय सिरसाट साहब हो या इनके कोई भी नेता हो, सब बीफ की बिरयानी खा चुके हैं। आम्ही महाराष्ट्र सरकारला अच्छा हमने महाराष्ट्र हुकूमत को, महाराष्ट्र की पुलिस को 5 दिन का वक्त दिए थे। रामगिरी ने जिस तरह का बयान दिया था और उसकी वजह से जो बहुत नाराज़गी थी, गुस्सा था लोगों के अंदर, तकरीबन 60 के करीब एफआईआर्स रजिस्टर हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश राणे ने जो बयान दिया था कि मैं मस्जिदों में घुस घुस के हम मारेंगे मुसलमानों को, तो इस बयान के ख़िलाफ़ हमने हुकूमत से ये कहा था कि कायदे और कानून का पालन करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। क़ानून बना हुआ है, उसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, उसे सिर्फ अमल में लेकर आना है। अगर ऐसे तत्वों को खुला छोड़ दिया जाए तो समाज के अंदर एक अराजकता फैल सकती है और इस तरीक़े से खुलेआम गुंडागर्दी करने का जो मामला सामने आ रहा है आए दिन, तो उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हमने ये फ़ैसला किया था कि अगर ये वक्त के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुंबई आएंगे और मुंबई के अंदर हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है, चाहे वो एकनाथ शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजीत पवार साहब हो, इनको हम संविधान की कॉपी देने के लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक तोहफे के तौर के ऊपर आएंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से, कायदे के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलेगा, आपकी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है करके। तो ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने ये फ़ैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी अपील को अनदेखी कर रही है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो हो सकता है ये गहरी नींद में सो रहे होंगे। तो इन्हें नींद से जगाने के लिए 23 सितंबर को हम मुंबई आने का फ़ैसला किए हैं। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, ये महीना बहुत ही पाक है। ईद मिलाद का महीना जो है, उस महीने के अंदर 23 तारीख़ के दिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हम मुंबई आएंगे और अपनी नाराज़गी, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए जमहूरी तर्ज पे, बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे पे, शांतिपूर्ण तरीक़े से हम वहाँ पर आके हुकूमत को संविधान की प्रति भेंट करेंगे, कॉपी देंगे। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों को हम उन्हें अपना कर्तव्य क्या होता है, जब वो आईपीएस की परीक्षा पास करते हैं, आईपीएस का ओहदा लेते हैं, तब वो शपथ लेते हैं और वो शपथ के अंदर ये होता है कि हम किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम जो सही है उसी रास्ते के ऊपर चलेंगे और इंसाफ लोगों को दिलाएंगे। शायद वो शपथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भूल चुके हैं। इस वजह से इतने एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुलिस डिपार्टमेंट को हम वो उनके कर्तव्य जो वो लेते हैं, उसकी प्रत, उसकी कॉपी भी उन्हें भेंट करने वाले हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के वो तमाम लोग जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, जो सेक्युलरिज़म के ऊपर यकीन रखते हैं, वो तमाम मेरे हिंदू भाई भी जो इस घटना की निंदा कर चुके हैं, ओपनली इस बात को कंडेम कर चुके हैं जो रामगिरी ने और राणे ने कहा है, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क की खूबसूरती है कि हम किसी के जाति, धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। मैं मेरा मज़हब मान रहा हूँ, आप अपने धर्म के हिसाब से चलिएगा, लेकिन ऐसे जो तत्व, ऐसे जो समाज के अंदर दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। वो भी हमारे साथ शामिल होइए और हम हुकूमत को सिर्फ इतना बताएंगे कि
अगर इस तरीक़े से तुम आकर ऐसे लोगों की पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे कि नहीं तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लग सकता है, तो हम 23 तारीख को आपको आकर बताना चाह रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ क्या है और आप कैसी हरकतें सिर्फ़ आपकी घटिया राजनीति की वजह से कर रहे हैं। ये हम संविधान की प्रत देकर आपको आपकी हकीकत से आगाह करना चाहते हैं। आप 5 सीटें साहब ने डिक्लेयर किए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और आप कहाँ से लड़ेंगे और कहाँ की सीटें? देखिए, ये जो 5 सीटें असद साहब ने डिक्लेयर करी है उसमें हमारे 2 सिटिंग MLAs है। एक मालेगांव से है मुफ्ती इस्माइल साहब, धुलिया से है फ़ारूक शाह साहब, शोलापुर से फ़ारूक शाब्दी साहब ने पिछला इलेक्शन भी लड़े थे, बहुत मजबूती के साथ लड़े थे, उनका नाम डिक्लेयर किया गया है। और हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के साथ औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील का भी नाम उन्होंने डिक्लेयर किए है। सीट कहाँ से लड़ी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। औरंगाबाद के अंदर तकरीबन 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आती है, जिसमें से एक रिज़र्व कैटेगरी की है, 5 MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो औरंगाबाद के अंदर आती है, उसमें से कहीं पर भी लड़ाया जा सकता है। ये सर्वे चल रहा है और सर्वे के अंदर है तो जो भी फ़ैसला होगा वो साहब डिक्लेयर करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ से लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने एक भाषण में कहा है कि लाड़की बहन योजना की वजह से दूसरी योजनाओं के ऊपर निधि के लिए फ़र्क पड़ा है देने के लिए। अगर लाडली बहन ऐसी ही चलती रही तो शायद मुख्यमंत्री साहब को सरकारी बस के अंदर घूमने का नौबत आ जाएगी कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के तक के लिए है तो सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे। और जो तामझाम लेकर घूमते हैं ना ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, 20-20 गाड़ियों का ताफ़ा लेके घूमते हैं, वो वक्त आ जाएगा कि इन्हें या तो सरकारी बस में घूमना पड़ेगा या किसी मोटरसाइकिल के ऊपर लिफ्ट मांगकर घूमना पड़ेगा, क्योंकि इनके सरकारी तिजोरी जो है वो पूरी तरीके से खाली हो जाने वाली है। हमें पहले से ही इस बात का अंदेशा था, पहले से ही ये मालूम था। ये जो लाड़ और प्यार मोहब्बत अपनी जताई जा रही है अपने बहनों से, ये सिर्फ इलेक्शन के हद तक है। इलेक्शन ख़त्म और सारा लाड़ ख़त्म हो जाने वाला है। तो मैं मेरी बहनों से भी ये अपील करना चाहूँगा, जितना लाड़ करवा सकते हैं ये पीरियड के अंदर करवा लें, बल्कि इस हद तक करवा लें कि दिवाली का जब मौका आएगा तो अपने भैया से कहे कि भैया 1,500 में कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा और लाड़ कर लो, 5-5 हज़ार रुपये हमारे को दिवाली के मौके के ऊपर दे डालो, क्योंकि दिवाली के बाद सरकार का दिवाला निकलने वाला है। साहब, आपने एक हाथ बढ़ाया था महाविकास आघाड़ी की तरफ, दोस्ती का, अलायंस का, अब वो नहीं चाह रहे कि आपसे गठबंधन करें, तो आप इसके बाद क्या? मैंने एक हाथ नहीं बढ़ाया था, मैंने दोनों हाथ बढ़ाए थे और उनको कहा था कि आओ मेरे गले लग जाओ या मैं तुम्हारे गले लगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अभी तक उनके तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आया है। हम अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। उनके कुछ नेताओं ने कहा है कि हमको कोई लिखित में प्रस्ताव नहीं आया है, मीडिया के ज़रिए आया है। तो अगर वो मीडिया में आके बोल देते थे कि उनको है तो कागज़ काला करके चाहिए, तो मैं कागज़ काला करके भी उनको भेज दिया होता। हम भी अगर उनको लेटर चाहिए, कोई फॉर्मल प्रस्ताव चाहिए, तो यकीनन हम भेजेंगे और इंतज़ार करेंगे कि इनके दिमाग में कुछ ये आ जाए, क्योंकि अगर सही मानों में इनकी नीयत के अंदर ये है कि हमको भाजपा को हराने का है, तो हम भी चाहेंगे कि एक मजबूत ताकत बनकर हम विधानसभा का इलेक्शन लड़े और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस साहब की भाजपा और अजीत पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस को इस बार अगर घर पे बिठाना है तो मजलिस के साथ में आप आए तो एक बहुत मजबूत ताकत खड़े रहेगी। वरना इस गुमान में ना रहे कि लोकसभा में आपको बहुत सारे मत वोट मिले थे, अब भी मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था तो मुसलमानों ने आपके हक़ में वोट डाले हैं। विधानसभा में वैसा चित्र नहीं रहने वाला है। विधानसभा में अगर आप हमको साथ नहीं लिए और हम अकेले लड़े तो हम कितनी बड़ी ताकत है आपको हम दिखा देंगे। एक चंद्रशेखर बावनकुळे के ऊपर आरोप किया है कि उनके लड़के से जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर उन्होंने एक बिल
दिया है उसके अंदर बीफ कटलेट का जिक्र है, क्या कहेंगे? बावनकुले साहब हो, संजय राउत साहब हो, संजय सिरसाट साहब हो या इनके कोई भी नेता हो, सब बीफ की बिरयानी खा चुके हैं, खाते हैं, बंद दरवाजे में खाते हैं। बीफ के कटलेट भी इनको चाहिए, बीफ की बिरयानी भी चाहिए, बीफ का ख़ोरमा भी चाहिए, सब मज़े से उंगलियां चाटते हुए खाते हैं। लेकिन राजनीति की खातिर मजबूरी उनको ये बोलना पड़ता है। अब मैं जब बिरयानी के बीफ के इतने डिशेस के नाम ले लिया तो संजय राउत जब सुनेंगे तो उनके मुंह से भी राल टपकेंगी। संजय सिरसाट को याद आ जाएगा कि मैंने कितनी मर्तबा और अब भी बंद कमरे में मैं खाता हूँ। बावनकुले साहब अपने बेटे के ऊपर चिल्लाएंगे, तू अकेले क्यों खा के आया, मेरे लिए बीफ कटलेट पैक करवा के क्यों नहीं लेकर आया। अब नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो होटल वाले को बोलना बिल के अंदर बीफ हटा दे, सिर्फ कटलेट डाल, तू भी खा मैं भी खा, मस्त खाएंगे अपन सब मिलके।